नमस्कार, डाउनराइट जीएस में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, किसी दस्तावेज का पहला पन्ना ही उसकी पूरी कहानी, उसके उसूल और उसके सपनों को बयां कर दे। भारत के संविधान के लिए वो पन्ना है उसकी प्रस्तावना। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं बल्कि हमारे संविधान की आत्मा है। तो आज हम इसी प्रस्तावना के रहस्यों को परत दर परत समझेंगे। एक बहुत बड़े कानून के जानकार थे N.A. पालखीवाला। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड कहा था। और ये एनालॉजी कमाल की है। जैसे एक आईडी कार्ड किसी भी इंसान के बारे में सबसे जरूरी जानकारी देता है, ठीक वैसे ही प्रस्तावना हमारे संविधान के पीछे की सोच, उसके लक्ष्य और उसके आदर्शों का पूरा सार हमारे सामने रख देती। लेकिन यहीं से असली सवाल शुरू होते हैं। क्या ये आइडेंटिटी कार्ड कानूनी तौर पर संविधान का हिस्सा है भी या नहीं? और अगर है, तो क्या इससे बदला जा सकता है? क्या इसमें कोई फेरबदल किया जा सकता है? आज की इस प्रस्तुति में हम इन्हीं उलझे हुए सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो सवाल उठता है कि ये शक्तिशाली शब्द आखिर आए कहां से? इसका ब्लूप्रिंट क्या था? देखिए, प्रस्तावना का जो आइडिया है वो अमेरिकी संविधान से प्रेरित था, लेकिन हमारी प्रस्तावना की जड़ें हमारे अपने स्वतंत्रता संग्राम में हैं। इसका आधार बना पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव, जो असल में हमारे संविधान निर्माताओं के सपनों का दस्तावेज था। अब अगर प्रस्तावना को समझना हो ना, तो इसे हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले ये बताता है कि असली बॉस कौन है। हम, भारत के लोग। सारी शक्ति जनता से आती है। फिर ये बताता है कि हम देश कैसा बनाना चाहते हैं। एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। हमारा लक्ष्य क्या है? हर किसी के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। और आखिर में ये उस ऐतिहासिक तारीख को दर्ज करती है जब हमने इस सपने को अपनाया था, 26 नवंबर 1949। तो ठीक है, इसमें ये सब लिखा है, पर ये इतनी जरूरी क्यों है? आखिर क्यों इसे संविधान की आत्मा तक कह दिया जाता है? इसका जवाब उन लोगों के शब्दों में छिपा है जिन्होंने इसे गढ़ा था। चलिए देखते हैं कि वो इसे किस नजर से देखते थे। संविधान सभा के एक सदस्य थे K.M. मुंशी। उन्होंने इसे एक अद्भुत नाम दिया, हमारे लोकतंत्र की जन्म कुंडली। जैसे एक कुंडली किसी के भविष्य का नक्शा मानी जाती है, वैसे ही प्रस्तावना हमारे राष्ट्र के भविष्य का विजन, उसकी नियति और उसके चरित्र को दिखाती है। पंडित ठाकुरदास भार्गव तो इससे भी एक कदम आगे गए। उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा, वो एहसास जिसके बिना संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब बनकर रह जाता। और उन्होंने इसे संविधान की कुंजी भी कहा, मतलब वो चाबी जिससे संविधान के मुश्किल हिस्सों के सही मतलब को समझा जा सकता है। और पता है, इसका महत्व सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। एक मशहूर ब्रिटिश राजनीति शास्त्री थे सर अर्नेस्ट बाकर। वो इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे संविधान का की नोट कह दिया। जैसे संगीत में की नोट पूरे सुरताल को सेट करता है, ठीक वैसे ही प्रस्तावना पूरे संविधान के सिद्धांतों को सेट करती है। अब हम आते हैं उस सबसे बड़े और विवादित सवाल पर जिसने दशकों तक कानूनी दुनिया में तूफान मचाए रखा। क्या प्रस्तावना सच में संविधान का एक हिस्सा है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आखिर में सुप्रीम कोर्ट को मैदान में उतरना पड़ा। इस सवाल पर तो खुद देश की सबसे बड़ी अदालत भी बंटी हुई थी। पहले 1960 के बेरोबारी यूनियन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर आया साल 1973 और एक ऐतिहासिक केस, केशवानंद भारती मामला। इस एक केस ने सब कुछ पलट कर रख दिया। कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बदला और ऐलान किया, प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का एक मील का पत्थर था। तो अभिन्न अंग होने का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि जब भी संविधान के किसी अनुच्छेद को लेकर कोई कंफ्यूजन हो, तो उसे प्रस्तावना की रोशनी में ही समझा जाना चाहिए। ये एक गाइड की तरह है। लेकिन यहां 2 बड़ी बातें हैं। एक, ये संसद को कोई शक्ति नहीं देती, और 2, ये गैर न्यायोचित है, यानी आप इसके आधार पर कोर्ट में कोई केस नहीं कर सकते। अब देखिए, जैसे ही ये तय हुआ कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, एक और बड़ा सवाल दरवाजे पर दस्तक देने लगा। क्या संसद अनुच्छेद 368 के तहत इसमें बदलाव कर सकती है? और इस सवाल का जवाब भी उसी केशवानंद भारती केस से मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हां, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी शर्त लगा दी, और वो शर्त है मूल ढांचे का सिद्धांत।
इसका मतलब है कि संसद बदलाव को कर सकती है, लेकिन वो संविधान की बुनियादी विशेषताओं को ना तो मिटा सकती है और ना ही कमजोर कर सकती है। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। और ये सुरक्षा कवच कितना मजबूत है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 70 साल से ज्यादा हो गए हैं और हमारी प्रस्तावना को सिर्फ एक बार बदला गया है। जी हां, सिर्फ एक बार। ये अपने आप में इसके महत्व को दिखाता है। यह ऐतिहासिक बदलाव 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। इसमें 3 बहुत जरूरी शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन शब्दों ने देश की सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष पहचान को और भी मजबूत किया, और इस बदलाव को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया। तो आज हमने जो कुछ भी देखा, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है: प्रस्तावना सिर्फ कुछ शब्दों का एक पैराग्राफ नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र की नींव, वो बुनियाद जिस पर हमारे राष्ट्र का ढांचा खड़ा है, और ये वो ध्रुव तारा है जो हमें हमेशा सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। तो अंत में एक विचार के साथ छोड़ते हैं। भविष्य के भारत के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्रस्तावना का क्या मतलब है? इसके आदर्शों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही इन डेप्थ जनरल स्टडीज वीडियो के लिए डाउनराइट जीएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।